जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी परीक्षार्थियों के लिए आज 15 महत्वपूर्ण केस प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे, जो इस साल के पेपर में सीधे सीधे जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। और ये 15 प्रश्न की खासियत क्या है कि ये 15 प्रश्न जो आपके 15 चैप्टर से लिए गए, अर्थात कि रियल नंबर से लेकर प्रायिकता तक का आपका रिवीजन होगा। उसके साथ साथ ये सभी मैं बोला संभावित प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न है, मतलब 2 अंक और 5 अंक में प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे। देखिए, कोई भी विषय का आप अध्ययन कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ज्यादा चुनौती नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको काफी बेनिफिट होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं तो सीधे सीधे आपको ओएमआर शीट कलर करना है। या मैथ की हम लोग बात करें तो मैथ में आप किस मेथड से ऑब्जेक्टिव का उत्तर निकाल रहे हैं, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के मतलब कि अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस आप उत्तर निकाल पा रहे हैं, ओएमआर शीट सही सही कलर कर दिया, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। लेकिन मुख्य चुनौती होता है सब्जेक्टिव में, और आप जानते हैं टॉपर वही बनेगा जिसका ऑब्जेक्टिव में 50 और सब्जेक्टिव में भी जो 50 में 50 लाए। तो सब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 का जवाब देना है। उसके साथ साथ आपको 15 लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना होता है, ठीक है, जो 2-2 अंक का रहता है, और इसके लिए आपको 30 अंक दिया जाता है। और फिर 5 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाना होता है, जिसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। 50 अंक का सब्जेक्टिव का यही पैटर्न है। अब देखिए, सब्जेक्टिव में काफी चुनौती होता है कि आप प्रश्न को मतलब कि जानते हैं, हो सकता है आप उस प्रश्न का उत्तर भी निकाल लें, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा भी आप गलती करेंगे, लिखने में, भाषा में, तो आपका अंक काट लिया जाता है। अर्थात कि मूल चुनौती ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप बनाना सीख लिए तो ऑब्जेक्टिव कहां से आता है, सब्जेक्टिव के ही रूल और थ्योरी के अनुसार हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो 15 मैं आपको बताने जा रहा हूं सब्जेक्टिव प्रश्न इस साल के लिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए जो सबसे संभावित प्रश्न है, जो कि सीधे सीधे इस साल जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं बोला कि 15 में संभावित प्रश्न लिया हूं, लेकिन मैं ये ख्याल रखा हूं कि 15 चैप्टर से हो, रियल नंबर से, तो सारा कॉन्सेप्ट भी आपका रिवीजन हो। तो ध्यान से मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके, और मैथ का क्लास है, पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा, और इस पे आधारित अंक चेंज करके 2-4 प्रश्न आप खुद से भी बना लीजिएगा। तो आपका ये पूरा जो लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिस 30 इसमें से 15 बनाना होगा, इसका टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बोला मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। तो पहला प्रश्न किस चैप्टर से आएगा, तो मैं शुरू में ही बता दिया कि 15 चैप्टर से है। तो पहला प्रश्न, पहला चैप्टर रियल नंबर से। अब ध्यान से देखिए प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान टाइप प्रश्न है, परंतु चुनौती इसमें क्या है कि कैसे हम इसको बनाए, अपने लैंग्वेज को सब्जेक्टिव में लिखते समय कैसे लिखे कि अपने को 2 में 2 अंक मिले। ये 2 अंक ये प्रश्न है। आइए बारीकी से सीखते हैं। देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा कैसे आपको उत्तर लिखना होता है मैथ में। मैथ में ज्यादा लैंग्वेज उतना मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी जो भी है उसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है, तभी अपने को पूरा उत्तर मिलेगा। अब कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब कि 6, 8, 22 का हमको मौसा अर्थात कि एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना है, लेकिन किसका प्रयोग करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड अपने को पता होना चाहिए। तो चलिए पहले देखिए कैसे लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड। अब आप बताएंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जल्दी से, कभी भी आप क्लास को देखें, मैं बार बार बोलता हूं मैथ का क्लास है, तो पेन कॉपी लेकर आपको लिखना चाहिए एक एक चीज, और जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब देना चाहिए। चलिए जल्दी से बता देंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, फिर 8 का अभाज्य गुणनखंड। मैं एक एक चीज बारीकी से आपको लिखकर समझा रहा हूं, ताकि आपको सीखना है कि कैसे आप लिखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न में कि पूरा का पूरा अंक मिले। क्योंकि काफी विद्यार्थी होते हैं जिसको इसका उत्तर आसानी से निकाल लेंगे, कुछ स्टेप छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका अंक एग्जामिनर काट लेता है। वो गलती अपने को नहीं करना है, अभी से आपको ऐसे ही प्रश्न को बनाना है। और फिर एक और कहा है किसका, तो 22 का। तो 22 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए जल्दी से बता देंगे सही विद्यार्थी कि 22 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब जैसे ही हमने पूछा आपसे 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो कहेगा 2 गुने 3, बिल्कुल सही, 2 × 3। फिर मैंने क्या पूछा 8 का, तो 2 गुने 2 गुने 2 आप जानते हैं, और 22 का तो 2 गुने 11। अब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। आगे कह रहा है कि इसका एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए। अर्थात कि अपने से क्या पूछा है सर कि एचसीएफ ऑफ 6, 8 एंड 22 इज इक्वल टू, और क्या पूछा है एलसीएम बता दीजिए, 6, 8, 22 इज इक्वल टू। अब एचसीएफ क्या होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, कि जो सब में कॉमन हो, मतलब जो सब में हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, वही एचसीएफ होगा। तो ध्यान से देखिए सब में क्या है, यहां पे देख रहे हैं
2 है, तो HCF क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। इसका अतिरिक्त कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। अब LCM में क्या होता है, तो ये 2 तो लिखेंगे, बाकी जो शेष बच गया उससे गुना कर देते हैं, 2 गुने 2 गुने 11। अब क्या हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में 11 से गुना करेंगे तो 11 चौका 44 और 11 दूनी 22, 4 26, 264। तो हमने आंसर बता दिया सर, इसका HCF 2 और LCM 264 होगा। अब ये हुआ पूरा जितना मैं लिखा हूं, इस प्रश्न में इतना ही डिमांड करता है एग्जामिनर कि अगर आप इतना स्टेप में लिखकर इसका उत्तर ऐसे बना देते हैं तो 2 अंक ये प्रश्न है, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं प्रथम चैप्टर रियल नंबर से पहला प्रश्न था, आपने बारीकी से समझा, पेन कॉपी लेकर आप इसको नोट डाउन कर लें। ऐसे ही अभी से आपको एग्जाम में समय है तो प्रैक्टिस करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप बनाने का, ताकि अपने को पूरा में देखिए सब विद्यार्थी आंसर निकालेंगे, बस इतना थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देंगे, अपने को पूरा में पूरा अंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आने जा रहा है, किस चैप्टर से आएगा, तो दूसरे चैप्टर से। 15 में ये भी कोशिश कर रहा हूं कि गेस प्रश्न हो, और ये भी प्रयास कर रहा हूं कि 15 चैप्टर का आपका रिवीजन भी हो जाए हर एक कॉन्सेप्ट का। यहां पे देखिए आगे प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है प्रश्न, दूसरा चैप्टर से प्रश्न है कि द्विघात बहुपद दिया है इतना, कर इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 2 बात इसमें कह रहा है, तो पहले तो शून्यक निकालते हैं, ठीक है, पहले बहुपद का शून्यक निकालते हैं। तो बहुपद दिया है, क्या दिया है सर, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, शून्यक निकालेंगे तो बराबर 0। या यहां पे इसको आप जानते हैं तोड़ते हैं, 10 को रफ में आप तोड़ भी सकते हैं, तो 2 5 में टूट जाएगा और 2 5 को जोड़ेंगे तो 7 भी अपना हो जाएगा। तो सीधे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे 2 और 5 जोड़ दिए 7 और गुना करेंगे तो अपना 10 भी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब यहां पे ध्यान से समझेंगे सर, x अपना कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। शून्यक निकालना आप सीखे होंगे। यहां पे अब एक बाहर वाला एक भीतर वाला ऐसे लेते हैं, ठीक है, कोई भी इधर उधर आप लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया बराबर 0। या x बराबर सर, तो एक बार और मैं लिख दे रहा हूं ताकि सब्जेक्टिव है तो आपको ऑब्जेक्टिव के जैसा इसको नहीं बनाना है, ध्यान से इसको देखिएगा, सब्जेक्टिव है ना तो पूरा विस्तार से आपको लिखना चाहिए। तो x प्लस 2 बराबर 0, तभी तो अपने को पूरा अंक लेना है, बस इसमें यही चुनौती होता है कि एग्जामिनर से कैसे आपको पूरा अंक मिलेगा। तो -2 और x बराबर -5, यानी x का मान हमने बता दिया -2 और -5, मतलब x क्या था, तो इस बहुपद का शून्य, क्योंकि शून्य क्या होता है, तो शून्य में पूरा ऐसे आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चौथा पूरा ऑब्जेक्टिव भी कराता हूं, तो उसमें पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं कि शून्यक वह मान होता है किसी बहुपद का कि जिस चर में वो शून्यक हो, अगर वो चर को हटा के वो मान रखे तो पूरे बहुपद का मान 0 कर देगा। मतलब सर x का मान जो हम लोग निकाले हैं -2 5, तो यह वह मान है कि अगर यहाँ पे x हटाकर -2 रखेंगे तो पूरा मान इसका 0 कर देगा, और 5 भी रखेंगे -5 तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो हमने बहुपद का शून्यक निकाल दिया, मतलब प्रश्न में जो यहां तक का बात था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। जो यहाँ पे लिखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, आगे देखिए क्या कर रहा है कि और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आइए मैं यहाँ पे बता रहा, इधर मैं इस साइड में बना दे रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में क्या करना है, इसके नीचे बनाना है, ठीक है, एग्जाम में सब गलती नहीं करना। मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे एग्जामिनेशन हॉल में पेपर में मैथ बनाएंगे ताकि आपको पूरा में पूरा अंक मिले, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो संबंध की सत्यता की जांच, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया है तो लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, कि शून्यक तथा गुणांक, तो सीधे हम लोग लिख देंगे कि संबंध की सत्यता की जांच। अगर आप चाहे तो अच्छा से भी लिख सकते हैं कि चलिए अब शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है, पूरा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, लेकिन इतना कंपलसरी है, कम से कम लिखना पड़ेगा। अब 2 तरह के शून्यक में हम लोग संबंध पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, तो पहला होता है शून्यक का योगफल, दूसरा होता है शून्यक का गुणनफल। अब देखिए शून्य का योगफल क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में कितना ज्यादा इस पे प्रश्न आता है, तो समझिए अगर इसको आप सीखें तो यहीं से तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या थे, इस बहुपद के 2 शून्यक थे जो हमने निकाल लिया है। क्या निकाला है सर, तो यहाँ पे
-2 और +-5। माइनस बी गुरुजी क्या होता है, तो पीछे भी मैं काफी बार आपको सिखा चुका हूं कि कोई भी द्विघात बहुपद दिया तो इसमें जो x का गुणांक होता है वो b होता है, जो x² का गुणांक होता है वो a, जो कांस्टेंट होता है वो c। तो b का गुणांक कितना है, देखिए यहाँ पे x का गुणांक कितना है, तो यही b का मान होगा 7। ये जो x² का गुणांक है मतलब कुछ नहीं है तो 1, या -2 -5 -7, और ये भी क्या हो गया सर -7, मतलब ये अपना एक प्रूव्ड हो गया, क्योंकि हम लोग जांच कर रहे हैं तो LHS बराबर RHS आ गया। एक और संबंध होता है, आप जानते हैं शून्य का गुणनफल। मैं आपसे पूछूं क्या होगा, तो कहेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, बिल्कुल सही। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा बीटा मतलब सर शून्य का गुणनफल, शून्य हमारा है -2 और एक है अपना -5। सी मतलब जो कांस्टेंट है, ए मतलब तो अपना जो x² का गुणांक है, गुणा कर देंगे 10 बराबर 10, अर्थात कि हमने इसको भी प्रूव्ड कर दिया, दोनों हमने जांच कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए पूरा स्टेप जो भी प्रश्न में 2 स्टेप में कहा था कि पहले शून्यक निकालिए, फिर संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, हमने दोनों काम किया। अब इसमें कुछ भी स्टेप नहीं छूटा है, आप ऐसे बनाकर आएंगे आपको पूरा में पूरा अंक मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न किस चैप्टर से आएगा, तो तीसरे नंबर चैप्टर से, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर चैप्टर से तीसरा प्रश्न। मैं 15 आपको गेस प्रश्न करा रहा हूं और ये भी प्रयास कर रहा हूं कि 15 चैप्टर का आपका रिवीजन हो, और ये प्रश्न जो एग्जाम में आएगा तो भले ही यही प्रश्न नहीं तो सीधे सीधे पूछेगा, नहीं तो यहां से अंक वगैरह चेंज करेगा। तो मैथ में क्या कि अपने को कॉन्सेप्ट सीखना होता है, बाकी तो कुछ भी अंक चेंज करके पूछे आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए यहां पे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इसका हल कीजिए, मतलब इस समीकरण का आंसर निकालिए, XY का मान निकालिए और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक कंडीशन फुलफिल हो। तो पहले तो प्रश्न 2 पार्ट में है, लेकिन 2 पार्ट में हम लोग बनाएंगे। पहले चलिए XY का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो XY का मान निकालने के लिए जो हम लोग का तीसरा चैप्टर जो पढ़ते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आप जानते हैं उसमें कई सारे विधि है, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, बहुत सारे विधि से हम लोग बनाते हैं। लेकिन जब प्रश्न में जब तक विधि नहीं कहे, जैसे इसमें विधि लिखा है नहीं लिखा है किस विधि से बनाएंगे, तो हम स्वतंत्र होते हैं, किसी भी विधि से XY का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब किस विधि से निकालेंगे तो ये डिपेंड करता है प्रश्न टू प्रश्न, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन किस विधि से सबसे आसानी से बन जा रहा है। तो यहां पे देखिए क्या दिया है, यहां पे 2 समीकरण, तो 2x + 3y बराबर 11 सर मान लेते हैं समीकरण एक, बिल्कुल सही। यहां पे 2x - 4y बराबर -24 समीकरण 2। मैथ में थोड़ा भी घबराएंगे तो गलती आप कर सकते, इसलिए ध्यान से बारीकी से प्रश्न को सीखिएगा। अब समीकरण एक समीकरण 2 मिल गया। अब हमको दिखाई दे रहा है कि यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, अर्थात देख रहे हैं यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, मतलब जब एक चर बराबर हो तो सबसे आसान विधि कौन होता है, कहिएगा गुरुजी विलोपन विधि, बिल्कुल सही। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब एक चर बराबर है विलुप्त करना होता है तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, या पूरा आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना। मैं तो सजेस्ट करूंगा पूरा ही लिख दीजिएगा, मैं तो सिर्फ आपको बस बता रहा हूं कैसे आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अब जब घटाएंगे तो यहां पे पहला समीकरण 2x + 3y बराबर 11, दूसरा है अपना 2x - 4y बराबर -24। घटा रहे हैं सर, साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे कैंसिल, यहां पे 4 3 7y, यहां पे जोड़ देंगे तो 3 5, 7 से कट जाएगा 5, अर्थात कि y बराबर 5। अब हमने y का मान निकाल लिया 5। अब अपने को x का मान निकालना है, तो विलोपन विधि में ऐसे हम y का मान जैसे ही निकालते हैं तो आगे हम लोग क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, मतलब कि y का मान किसी भी समीकरण में निकाल रखकर x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए किसी भी समीकरण में यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले कि y का मान हम लोग रखने जा रहे हैं ताकि पूरा अंक मिले, आपको ये भी चुनौती का सामना करना है। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि अब नाउ y का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में रखिए, तो y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने
पर, ठीक है। फिर मैं उधर आपको बनाकर समझा रहा हूं, बट आपको एग्जाम में इसके नीचे बनाना है, वहां पे पर्याप्त स्पेस रहता है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि मैथ में ज्यादा प्रश्न सॉल्व करना होता था, लेकिन अब जब से ऑब्जेक्टिव किया एग्जाम पैटर्न, तब से आप जानते हैं 50 आपको ओएमआर शीट पर अलग बना देना है, और आपको जो कॉपी मिलेगा उसमें मात्र गिन कर आपको 15 आपको लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है, तो पूरा स्पेस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 अपना यही है 2x प्लस 3, y का मान रख रहे हैं सर, तो y के जगह पर रख देंगे 5 बराबर 11, या 2x बराबर 11 माइनस 15, या x बराबर सर तो -4/2 बराबर -2, ठीक है। हमने मान बता दिया, x बराबर -2 और y का मान था 5। अब हमने प्रश्न का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, हमारा यहाँ पे आंसर आ गया कि x y का मान पूछा था, हमने बता दिया। अब आगे क्या कह रहा है कि इसमें आपको m का मान निकालना है, ठीक है, m का भी मान आपको निकालना है, ध्यान से देखेंगे। y बराबर mx प्लस 3, अब y कितना है 5 बराबर m तो निकालना ही है, x तो -2 और +3, यहां पे देखिए तो +3 है तो इधर आकर हो जाएगा -3 बराबर -2m, या सर m बराबर 5 में से 3 जाएगा 2/2 बराबर -1। मतलब फाइनल आंसर फिर मैं बता रहा हूं, इसके नीचे आपको लिखना है, अब मैं इधर लिख दे रहा हूं, x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1। ये अब इस तरह जो भी विद्यार्थी बनाएगा, देखिए एग्जामिनर क्या करता है, उसके पास उतना समय रहता नहीं आपका, मतलब कि पूरा एक एक चीज बारीकी से पढ़ने के लिए, वो जब ज्यादा उसको कॉपी जितना कॉपी चेक करता है उसको उतना अधिक मतलब कि पैसा मिलता है, तो वो क्या करता है सीधे यहाँ पे देखेगा, अच्छा y का मान आपने निकाला, यहाँ पे देखेगा, ठीक है, आपने ऐसे ब्रैकेट में बंद किया तो उसका यह इस पे जरूर ध्यान जाएगा, या इसी पे, अच्छा ठीक है, इसमें पूछा था x y m, छात्र ने यहाँ पे पूरा बना दिया, उसके पास आंसर शीट रहता है, मिलाएगा, देखेगा पूरा आंसर सही है, और इतना पॉइंट में आप लेकर भी चले तो पूरा अंक आपको दे देगा, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहा हूं ये भी प्रश्न आप सीखे हैं, बस आपको ये भी सीखना है कि किस तरह हर एक सब्जेक्ट में किस प्रश्न में कितना लैंग्वेज आपको सब्जेक्टिव में लिखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न आएगा, चौथे चैप्टर से रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूरा करा चुका हूं, छठे नंबर चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों साथ में लेकर चल, ताकि दोनों मिलाकर ही आपका मैथ में 100 में 100 जो भी आपका टारगेट होगा उसे आप अचीव कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या करें कि द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, मूल ज्ञात करना है सर, समीकरण दिया है x² - 5x + 6 बराबर 0। अब यहां पे एक चीज मैं आपको और समझा दे रहा हूं, देखिए ये द्विघात समीकरण है, मूल हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते थे, 6x था तो 6 को जोड़ते तो 2 और 3 में टूट जाता, और 2 3 जोड़ते तो 5, फिर इसको सॉल्व करते तो 3 और 2 आंसर आ जाता था। ऐसे भी आंसर दिखाई दे रहा है कि 3 और 2 ही आएगा, लेकिन मैं इसको द्विघात समीकरण से बना दे रहा हूं, क्योंकि मैं शुरू में बोला कि मैं 15 प्रश्न बता रहा हूं, 15 चैप्टर से बता रहा हूं, ताकि पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो और सभी गेस प्रश्न है। तो पहले एक तो पीछे प्रश्न आया था दूसरे चैप्टर से, तो उसको मैंने गुणनखंड विधि से तोड़कर बता दिया, तो गुणनखंड विधि से कैसे बहुपद या समीकरण का शून्यक निकालते हम लोग का रिवीजन हो गया। अब चलिए द्विघात, ऐसे मैंने बताया कि तोड़कर बनाएंगे तभी बन जाएगा, और गलत भी नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं गलत होगा, तभी आसानी से आपका आ जाएगा। 6 का तोड़ेंगे 2 3 और जोड़ेंगे 5, आंसर आ जाएगा 3 2। लेकिन मैं द्विघात समीकरण का भी, आपका द्विघात सूत्र का भी मैं रिवीजन आपको करा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है आपका रिवीजन भी कराना और महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताना। चलिए तो ऐसे मैं बता दे रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, स्पष्ट मैं कर दे रहा हूं कि आप इसको तोड़कर भी बनाएंगे, मतलब भाज्य गुणनखंड विधि से, तभी 3 2 आंसर आएगा, और वो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, एक भी अंक नहीं कटेगा। आइए द्विघात सूत्र का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले अपने को a का मान मालूम होना चाहिए, x² का जो गुणांक है, क्या है सर x² का गुणांक, तो आपका कुछ नहीं है तो 1 है, b तो -5, c तो 6 दिया है। अब अपने को पहले द्विघात सूत्र से बनाने के लिए क्या निकालना पड़ता है, d विविक्तर विवेचक का मान निकालना पड़ता है। तो d का मान हम निकालेंगे सर, d बराबर b² - 4ac, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब b² मतलब -5 का स्क्वायर -4ac, -5 का स्क्वायर सर 25, यहाँ पे 24, एक क्या है 0 से बड़ा है, अर्थात कि d का मान जैसे ही 0 से बड़ा है तो इसलिए मूल जो होंगे, मतलब इसका जो मूल पूछा है, आंसर जो होगा मूल वास्तविक होंगे, रियल होंगे, ठीक है। आपको ये सभी मैं पूरा आपको रिवीजन करा चुका हूं, और इसका पूरा मैं चैप्टर वाइज मतलब कि इसका
ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करा दिया, पूरा इसका थ्योरी का रिवीजन। तो अगर क्लासेस नहीं देखोगे तो चैनल से जुड़े रहिए एग्जाम तक, और सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लेलिस्ट में, या डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूं, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरा मैथ का रिवीजन कर सकते हैं। तो मूल, वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है, असमान होंगे। अब देखिए ध्यान से, अब आगे हम लोग, अब फिर जैसे ही आ गया कि मूल अगर अवास्तविक होता तो यहाँ पे रुक जाते, लेकिन कह रहा है कि वास्तविक और असमान होंगे, डी का मान 0 से बड़ा है, तो सीधे द्विघात सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। फिर मैं इधर आकर लिख रहा हूं, अब देखिए द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र से क्या हम लोग जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, मतलब वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने डी का मान निकाल लिया, और बट्टा में 2a। अब चलिए मान रखते हैं, तो माइनस, और b का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए -5 है, तो यहाँ पे -5, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान कितना है 1, और बट्टा में 2, और a का मान कितना है 1। अब देख लीजिए ध्यान से, माइनस माइनस +5 प्लस माइनस 1 का रूट निकालेंगे 1/2। अब 2 बार इसको लिखना पड़ेगा, एक प्लस वाला अलग और एक माइनस वाला अलग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 1 6/2, और 5 में से 1 जाएगा 4/2, मतलब सर 3 और 2, मैं शुरू में बोल दिया 3 2 आंसर आएगा गुणनखंड विधि से, ऐसे भी आप बनाएंगे तो 3 और 2 ही आ रहा है। तो आपने देखा कि द्विघात सूत्र से, अगर मान लीजिए यही प्रश्न एग्जाम में वही क्लियर कहता कि द्विघात समीकरण इतना का मूल निकालिए द्विघात सूत्र का, तो अपने को ये मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोनों विधि हम लोग सीख लिए, पिछले प्रश्न में आया था जो दूसरे नंबर वाले में, उस पे आपका गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र विधि, ठीक। और 4 नंबर चैप्टर तक का 4 प्रश्न महत्वपूर्ण हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 5 नंबर चैप्टर से आएगा, 5वां प्रश्न होगा एपी से, ठीक है। चलिए आगे आपके स्क्रीन पे प्रश्न, इसका भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं पूरा आपको बता चुका हूं। अब देखिए ध्यान से प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। अब ये प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे, काफी शानदार और गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। करे एपी दिया है, समांतर श्रेणी दिया है, क्या दिया है सर, 3 10 17 24 दिया है। मतलब इसका मतलब क्या दिया कि ए और डी का मान इसमें निकल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल निकल सकता है। ए का मान बताइए क्या होगा, कहिएगा सर जो प्रथम पद है 3, डी का मान बताइए, तो कोई भी 2 पद घटा लेंगे 7 होगा, ठीक। अब ए डी का मान निकल गया, अब कह रहा है उसका कौन सा पद 13वें पद, तो पहले तो 13वां पद आया, तो 13वां पद निकाल लेते हैं। जब ए डी मालूम हो गया तो हम एपी का आप जानते हैं कोई भी पद हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 13वां पद निकालेंगे, तो ए 13 क्या हो जाएगा, ए प्लस 12 डी, ठीक। ए है 3, 12 है अपना 12, और डी है 7, 3 और 12 सत्ते में 84, और 3 अपना कितना हो जाएगा 87, ठीक है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो हम मान ले रहे कि इस एपी को ऐसे लिखते जाएंगे तो n नंबर पे आएगा वो पद जो 13वें पद से 84 अधिक होगा, मान ले रहे हैं, आगे हम लोग निकाल देंगे। तो वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना कि, इतना तो आपको यही तो सीखना है कि किस प्रश्न में कैसे लैंग्वेज लिखते हैं हम लोग। तो माना कि इस एपी का nवां पद, ठीक है, मान लीजिए n नंबर पे आएगा वो पद, nवां पद क्या पूछा है, तो 13वें पद से कितना अधिक होगा, 84 अधिक है। मान ले रहे हैं कि इसका nवां पद जो है 84 अधिक है। अब इसका मतलब क्या कहना हम लोग चाहते हैं कि इस एपी का nवां पद मतलब an, इसके 13वें पद मतलब ए 13 से कितना अधिक है सर, 84 अधिक है। ध्यान से देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा। अब ए एन का मतलब क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सीधे सीधे मान रखते हैं, ए प्लस एन तो निकालना है 1 इंटू डी, तो डी अपना 7 है। और यहां पे देखिए ए 13 तो हमने निकाल लिया था, यहां पे कितना आया था अपना 87 आया था, तो 87। और फिर कह रहा है कि इसे 84 अधिक है, तो 84 यहां पे लिख देंगे। या यहां पे देखिए n माइनस 1 इंटू 7 बराबर जोड़ेंगे तो 7 4 11, और यहां पे 8 8 16 1 17, और प्लस 3 है तो माइनस 3। या n माइनस 1 बराबर 17 में 171 में से 3 जाएगा तो यहां पे हो जाएगा अपना 8, और यहां पे यहां पे आ गया आप कितना 16, ठीक है। और यहां पे गुना में है तो इधर आकर भाग में कटा देंगे, 7 दूनी 14 और 7 चौका में 28। या n बराबर 24 प्लस 1
बराबर 25। अब n का मान हमने निकाल दिया 25। क्या हमसे n पूछा था? नहीं, हमसे आंसर पूछा था कि कौन सा पद इसका 13वें पद से 84 अधिक है। तो हमने माना था कि nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो वहीं लिख देंगे कि इसलिए इस AP का 25वां पद, ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, 25वां पद 13वें पद से कितना अधिक है? 84 अधिक है। इतना लिख दीजिए और ऐसा आप निकाल भी सकते हैं, इतना चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो इस तरह आप लिखेंगे। एपी से ही प्रश्न था, बट देखिए कितना स्टेप में हमने बनाया। आप सोचिए जो विद्यार्थी 2 अंक का प्रश्न है और इतना स्टेप लेकर गया, उसको क्या एग्जामिनर अंक काटेगा? नहीं काटेगा, अगर उसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर चैप्टर से प्रश्न आएगा आपका, जो छठा मतलब प्रश्न होगा वो, क्योंकि हम लोग हर एक चैप्टर से एक एक प्रश्न लेकर महत्वपूर्ण सीख रहे हैं। और छठा नंबर चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपके क्लास में हम लोग समझे थे। ठीक है, छठा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो भी आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट करा दिया, अब सब्जेक्टिव। और ये जो प्रश्न दिख रहा है ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आया था, यहाँ पे पूरा थ्योरी के साथ हम लोग सीख लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा AB तथा AC पर 2 बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार है कि इतना समानांतर है, तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है। तो इसमें दे रहा है कि त्रिभुज में AD का मान दिया है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, AD का मान दिया है सर x। अच्छा, फिर क्या दिया है? DB का मान दिया है x-2। फिर किसका मान दिया है? तो AE का मान दिया है आपको x+2 और EC का मान दिया है x-1। तो एक x का मान पूछ रहा है। चलिए एक पिक्चर बनाकर ऐसे में, इसलिए तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मतलब जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाते ताकि ऐसे प्रश्न में पिक्चर हम बना पाए। जितना ही अच्छा पिक्चर बनाइएगा एग्जामिनर पर उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पूरा हमने एक पिक्चर बनाया। चलिए यहाँ पे इसका नाम दे रहे हैं ABC, जो प्रश्न में कहा है। और कह रहा है प्रश्न में कि यहाँ पे एक समानांतर है, देखिए DE समानांतर है BC। ठीक है, इसका मान दिया है AD का x, DB का x-2, AE का मान दिया है यहाँ पे देखिए कितना, तो x- AE का मान x+2, EC का x-1। ये सब मान प्रश्न में दिया है। अब एक और बात प्रश्न में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कह रहा है कि चूंकि त्रिभुज ABC में प्रश्न में कह रहा है कि DE समानांतर है BC। जैसे ही याद कीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बता रहा था कि जैसे ही DE समानांतर होगा BC, वैसे ही हम थेल्स प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे इसीलिए थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये जो भुजा होगा AD बटा DB का अनुपात जो होगा ये बराबर होगा AE बटा EC के। ठीक, ध्यान से समझते चलिएगा, AE बटा EC के। अब देखिए AD का मान दिया है प्रश्न में x, DB का मान दिया है x-2, AE का मान दिया है सर x+2 और EC का मान दिया है x-1। अब आसानी से इसको सॉल्व करके, ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी खूब आया था, अगर ऑब्जेक्टिव वाला क्लास आप देखे होंगे तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो तिरछा तिरछी यहाँ पे गुना होगा, तो या x इंटू x-1 बराबर x-2 इंटू x+2। अब यहाँ पे देखेंगे तो x² माइनस x, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस b²। ये यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 4। यही पूछा था कि x का मान बता दीजिए सर, हमने बता दिया x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम शायद प्रश्न था ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आपने मेथड समझा तो वहां पे भी क्लास किए होंगे, यहाँ पे भी देख लिए तो आपका रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर चैप्टर से। काफी शानदार प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए, और ये 7वें नंबर चैप्टर से भी है और 7 नंबर प्रश्न भी है। कह रहे आपसे कि किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष 3 और -5 और इतना है, यदि इसके केंद्रक का निर्देशांक इतना हो तो तीसरे शीर्ष का नियामक ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव में भी सीधे सीधे प्रश्न आता है और सब्जेक्टिव में भी देखिए है 2 अंक में। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक त्रिभुज के 2 शीर्ष इतना है और इसके केंद्रक का निर्देशांक इतना है। तो आइए अभी मैं पिक्चर बना के समझा दे रहा हूं आपको क्लियर, ताकि क्लियर आपको समझ में आए। यहाँ पे ये अपना पूरा पिक्चर हुआ। अब इसका नाम हम लोग कुछ भी मान ले रहे हैं ABC,
और इसका केंद्रक है यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रोइड है, सी है, मान ले रहे हैं, मैं वो माना हूं ताकि यहाँ पे सी आ गया था। अब इसका त्रिभुज के दो शीर्ष मतलब इसका निर्देशांक दिया है 3 - 5 और यहाँ पे इसका निर्देशांक दिया है -7 और 4 और इसका निर्देशांक निकालना है तो मान ले रहे हैं XY और केंद्रक का निर्देशांक दिया है 2 और -1। ठीक है, ये पूरा मान दिया है प्रश्न में। अब आप चाहे तो मान भी सकते हैं, सीधे हम लोग बना भी सकते हैं। ठीक है, सीधे हम लोग बना दे रहे हैं या आप चाहे तो मान सकते हैं कि माना कि त्रिभुज ABC में बिंदु A का निर्देशांक उतना है, B का इतना है, C का XY है जो निकालना है और केंद्र का निर्देशांक 2 - 1 ऐसा लिख दीजिएगा तो और अच्छा बात है, या नहीं भी लिखते तो मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूं। तो इसीलिए हम लोग सीधे सीधे चूंकि पूछा है तो यहाँ पे तीसरे चीज का नियामक तो केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है जल्दी से बता देंगे। इस फॉर्मूला पे देखिएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 + x2 + x3/3 इतना आप समझ रहे हैं। x1 + x2 यहाँ पे मैं नीचे की तरफ लिख दे रहा हूं ताकि यहाँ पे जगह देखिए अभाव है, ध्यान से देखेंगे। x1 + x2 + x3/3 फिर अपना क्या हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। ठीक है, ये क्या होता है केंद्रक का निर्देशांक होता है ये फार्मूला। अब केंद्रक का निर्देशांक प्रश्न में दिया है, देखिए कह रहा है यहाँ पे केंद्रक का निर्देशांक कितना है 2 - 1 है। अच्छा, इसका मान तो x1 का मान तो जो यहाँ पे रहता है तो अर्थात कि 3 है, x2 का मान तो -7 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x3 का मान तो यही है निकालना है तो x हो गया। अच्छा, बटा में 3, y1 का निर्देशांक तो y1 का निर्देशांक कितना है -5 है, y2 का देखिए 4 है, y3 तो निकालना है तो y है और बट्टा में 3 तो है ही। फार्मूला पर हमने इसको बैठा दिया, ध्यान से सीखते चलिएगा। अब इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि तुलना करने पर, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, LHS = RHS, तो तुलना करने पर तो यहाँ पे जो x है ये भी x है, ये y है ये भी y है। आप जानते हैं निर्देशांक किसी बिंदु का XY भुजकोटि होता है। अब एक एक लेकर तुलना करेंगे, x = x होगा तो 3 में से 7 जाएगा तो -4 और +x बट्टा में 3। और इस साइड भी हम लोग इसको अगर ले ले तो यहाँ पे देखिए y है -1 और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा -y और +y और बट्टा में 3। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा एक एक बात बारीकी से। अब यहाँ पे देखिए और हम लोग तुलना करें तो 3 दूनी 6 बराबर -4 + x, यहाँ पे -3 बराबर -1 + y, या सर x बराबर 6 और -4 है तो +4 बराबर 10। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे y बराबर -3 है तो +1 अर्थात कि माइनस आपका कितना हो गया 2, यानी कि हमने निर्देशांक बता दिया। इसका तीसरे बिंदु का पूछा था तो इसीलिए तीसरे बिंदु का नियामक, ठीक है, तीसरे बिंदु का नियामक या निर्देशांक जो हम लोग XY माने थे हमने बता दिया कितना है 10 और -2 है। आपका आंसर आ गया। इसे देखिए आसानी से आप बना सकते हैं, बस एक छोटा सा फार्मूला आपको याद है तो पूरा देख लीजिए, नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, मैं ऊपर से आपको दिखा दे रहा हूं, आपको पूरा अंक मिलेगा। ठीक है, यही प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर चैप्टर से आएगा और हमारा 8वां नंबर प्रश्न होगा। और 8 नंबर चैप्टर तो आप जानते हैं काफी महत्वपूर्ण है, त्रिकोणमिति से प्रश्न है। अब देखेंगे ध्यान से प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपसे कहा है कि tan थीटा बराबर इतना, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न खूब ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। दो तरीका है इस प्रश्न को बनाने का। एक तरीका कहता है कि tan थीटा मतलब p/b होता है, 4/3 दिया है, मतलब सर हम h का मान निकाल सकते हैं √p² + b², मतलब 4 और का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का रूट निकालेंगे 5 हो जाएगा। और फिर sin थीटा हम जानते हैं p/h, cos थीटा b/h, वैसे भी मान रख के और बना सकते हैं। और दूसरा तरीका तो आइए वो भी सीख लेते हैं। चूंकि tan थीटा बराबर दिया है सर 4/3, दोनों से बनाइएगा, काम उतना ही करना पड़ेगा। और मान किसका पूछ रहा है तो 3 sin थीटा + 2 cos थीटा बटा में 3 sin थीटा - 2 cos थीटा का मान पूछ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें cos थीटा से भाग दे देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे एक काम हम लोग कर सकते हैं। समीकरण का ये रूल कहता है कि कोई भी काम मतलब ऊपर भाग देंगे, अगर मान लीजिए 5 से नीचे भी भाग देंगे, कोई मान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। 3 sin थीटा और इसमें किससे भाग देंगे सर cos थीटा से, और 2 cos थीटा है यहाँ पे प्लस है और इसमें भी किससे भाग दे रहे हैं cos थीटा से।
और यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 3 साइन थीटा है तो किससे भाग दे रहे हैं, कॉस थीटा से, क्योंकि जो काम ऊपर करेंगे वो काम नीचे हमको करना पड़ेगा, तभी हमारा समीकरण सही है, क्योंकि फिर बाद में कॉस कॉस लघुत्तम लेके कॉस से कॉस कट जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये इतना बराबर 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसीलिए तो मैं इतना किया हूं, टेन थीटा और प्लस कॉस से कॉस कैंसिल 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा -2। और ये प्रश्न कभी इसको ऊपर भेजता है कभी इसको नीचे, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको प्रश्न को सॉल्व करना, मैं बता दिया वो भी तरीका सही है कि मतलब कि टेन थीटा दिया p/b/h निकाल लेंगे 5 और सीधे मान पुट करके भी निकाल सकते हैं, वैसे भी बनाकर चेक कर लीजिएगा, उतना ही आंसर आएगा। 3 टेन थीटा का मान मिल गया 4/3 और प्लस में 2 और बटा में 3, फिर टेन थीटा का मान दिया है, यही तो आसान करने के लिए हम लोग इतना काम किए हैं। और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल, 4 2 6 और 4 में से 2 जाएगा 2, कटा देंगे सर 3 क्या हो जाएगा आंसर। वैसे भी बनाते तो 3 ही आता है, ऐसे ही बनाए तो 3 ही आएगा। ठीक है, किसी मेथड से बनाइए आपका आंसर इतना ही आएगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप सही लेकर चले हैं तो इस तरह हमको 15 चैप्टर तक समाप्त करना है। लेकिन मैं आज के क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं, आगे भी तमाम प्रश्न देखिए 9 नंबर चैप्टर से 10 11 12 इसी तरह 15 नंबर चैप्टर तक प्रश्न आएगा। ठीक है, अगर क्लासेज आप चाहते हैं कि आगे, तो अगर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो कल की ही क्लास में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेंगे। सभी प्रश्न इस साल के लिए VVI है, तो कॉपी में जरूर नोट डाउन करके इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह का भी क्लास चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास जा रहा है उसको देखते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।